जब हम रैशनल प्लस इररेशनल कर देते हैं, यानी रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर कर देते हैं, तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है बेटा? रियल नंबर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 10th। आप सभी बच्चों का वेलकम है क्लास 10th के अंदर। जो भी बैच 26, 27 बैच के जितने भी बच्चे हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसा लग रहा है सब बच्चों को? आफ्टर द क्लास 9th अब आप आ गए हैं क्लास 10th में, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि क्लास 10th होने वाली है बोर्ड की, राइट? मुझे पता है कि आप सब बच्चों ने क्लास 9th में मेहनत की होगी। हो सकता है कुछ ऐसे भी बच्चे हों जिनको लग रहा हो कि अरे क्लास 9th इतनी अच्छी भी नहीं गई। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं आपका उपेंद्र सर, मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ, और जो ये सीरीज़ होने वाली है मैथ की क्लास 10th के लिए, वो होने वाली है ज़बरदस्त। ठीक है, बस आपको कुछ काम करने हैं और आपको क्लास 10th का सिर्फ एक ही गोल रहेगा, 100/100। ठीक है, हमारी प्रिपरेशन उस तरीके से रहेगी जहाँ पे आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। और मैथ यदि आज तक आपको लग रहा था टफ, तो अब लगेगा इजी। ठीक है, मैथ के हर एक कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। पहले लर्न, फिर अंडरस्टैंड, और उसके बाद रिजल्ट। सिर्फ प्रैक्टिस एंड रिजल्ट। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटे, और चैप्टर नेम इज द रियल नंबर्स। ठीक है, हमारा जब हम पढ़ेंगे तो उसका बिल्कुल फेज बाय फेज पढ़ेंगे। पहला रहेगा प्रिपरेशन फेज, जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो इस चैप्टर के अंदर कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ है जो आपकी प्रीवियस क्लासेस से आने वाली है। देखिए बेटे, मैथ में सबसे दिक्कत कहाँ आती है? बच्चों को ऐसा नहीं है कि बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कंसेप्ट होता है जो कहीं ना कहीं लैग कर जाता है, और फिर क्या लगता है जब नए कंसेप्ट सीखने पड़ते हैं और पुराने वाले वीक रह जाते हैं, तो फिर लगता है कि अरे ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो इसलिए जब हमारा फर्स्ट फेज रहेगा, तो फर्स्ट फेज इज प्रिपरेशन फेज। उस प्रिपरेशन फेज में वो हम हर एक चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जो ड्यूरिंग द चैप्टर्स आपको की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आसान तरीके से पढ़ेंगे, और हर एक चीज की बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो बी रेडी। अपना फटाफट एक अच्छा सा एक रजिस्टर ले लो, कॉपी ले लो, राइट? नोट्स बनाने शुरू करो। नोट्स बनाने ही बनाने भाई। ठीक है, जब भी आपके सीटीज आएंगे, प्री बोर्ड्स आएंगे, मिड टर्म्स आएंगे, उस टाइम पे जो आपके नोट्स होते हैं ना बेटे, बहुत हेल्प करते हैं। और खासकर जितनी भी चीज़ें, मान लो आपको ड्यूरिंग द चैप्टर कुछ ऐसा क्वेश्चंस आए या कोई ऐसा कंसेप्ट आया जो आपको लग रहा है कि मेरे को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, तो पूछना तो है ही है, डाउट तो कैरी करना ही नहीं है, लेकिन साथ में आप उन क्वेश्चंस को और डाउट्स को एक अपने एक रजिस्टर के अंदर नोट डाउन करके रखें, ताकि जब आपके एग्जाम्स आए और जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये पता हो कि आपने कौन कौन से मिस्टेक्स की थी, और धीरे धीरे हम उन मिस्टेक्स को क्या करेंगे बेटे, कम करेंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 की शुरुआत, लेके प्रभु का नाम। ठीक है, चलो भाई, चैप्टर 1 का नाम क्या है बेटे? चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, देखो नंबर्स तो हमने पहले भी पढ़े हैं और शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। आज हम उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक्स नॉलेज लेंगे जो इस चैप्टर के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो हम क्या क्या करेंगे ड्यूरिंग द चैप्टर्स बेटे? हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे? देखो, हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक्स अबाउट द नंबर्स, यानी नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और हम उनको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, भाई पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। और देखो बेटे, एक चीज हमेशा याद रखना, मैथ को यदि आपको इजी बनाना है तो हर चीज फ्लो में ही अच्छी लगती है। तो आपको क्या करना चाहिए, जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको फ्लो में याद करना सीखो। ठीक है, हर एक चीज को यदि आप फ्लो में, सीक्वेंस में याद रखोगे तो हमारा जो माइंड है वो बड़े अच्छे से उसको क्या करेगा, मैप करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी तो रिट्रीव करके भी देगा। ठीक है, इसलिए हर चीज को कैसे करके रखना है याद, सीक्वेंस से, फ्लो के अंदर। ठीक है, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फ्लो में कैसे याद करता है।
ठीक है, मैं आपको हर धीरे धीरे आपको टिप्स मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि भाई पहले ऐसे इस सीक्वेंस में मुझे हर चीज को क्या करना है, याद करके रखना। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले बेटे, बेसिक्स अबाउट द नंबर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना पड़ेंगे। डेफिनेटली आपने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब थोड़ा सा नजरिया बदलेंगे, थोड़ा सा और एडवांस होंगे और बेसिक टू एडवांस जाएंगे। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ये तो भूल जाओ कि समझ में नहीं आने वाला, समझ में तो आने वाला है। बस ये हो सकता है कि बेटे आपको किसी को एक बार पढ़ना पड़े, किसी को 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़े और किसी को 3 बार। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। इसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटे, रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड द एलसीएम, और फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम द एनसीईआरटी, आरडी शर्मा और पीवाईक्यूज। ठीक है, मजा आने वाला है, तो बी रेडी। अपने साथ में एक कॉपी रखो, पेन रखो, पोज करना, नोट डाउन करना, पोज करना, नोट डाउन करना, अंडरस्टैंड करना, तभी आगे जाना। राइट, जरूरी नहीं है कि आपको एक फ्लो में पूरी की पूरी वीडियो देखनी है। जो भी क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करना और उसको फ्लो के साथ लिखते जाना। जो चीज समझ में नहीं आई, राइट डाउन। चलो भाई, हम आगे स्टार्ट करते हैं बेटे। देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं कि नंबर सिस्टम्स के बारे में, है ना। नंबर सिस्टम्स हमने मल्टीपल टाइम्स हर क्लासेस के अंदर पीछे आप पढ़ते आए हैं, लेकिन आज हम नंबर सिस्टम्स को पढ़ते हैं। और क्या है मेरा तरीका, क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे यस, जब हम छोटे बच्चे थे तो बेटे हमने नंबर्स कहां से, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करी। राइट, काउंटिंग स्टार्ट करनी हमने सीखी थी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी 1 2 3। राइट, और जब हमने 1 2 3 किया तो बेटा इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। यानी जो भी नंबर 1 2 3, यानी जो भी नंबर स्टार्टिंग होगी कहां से, 1 से, और 2 3 एंड सो ऑन, यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं बेटे, ये नंबर्स कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। क्या कहलाएंगे, नेचुरल, क्योंकि सीखा पहले वहीं से है भाई, इसलिए वो क्या है, नेचुरल है, उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं की गई है। तो इसलिए फर्स्ट कौन आएंगे, नेचुरल नंबर। सीक्वेंस से याद रखना, नेचुरल नंबर। आफ्टर दैट बेटे नेचुरल नंबर में क्या हुआ भाई, जैसे जैसे आगे बढ़े तो हमें पता चला कि 0 भी कुछ होता है, और हमने क्या किया, इस नेचुरल नंबर के अंदर एक नया नंबर ऐड कर दिया, द नंबर इज 0। और जैसे ही 0 ऐड हुआ, हमने उसको क्या कर दिया, एक नया नाम दिया, और उसका नया नाम क्या था बेटे, नया नाम था होल नंबर। तो होल नंबर्स कौन से हो गए भाई, जो नंबर स्टार्ट होते हैं कहां से, 0 से, और अपग्रेडेशन किसका है, अपग्रेडेशन से नेचुरल नंबर का। तो इसलिए नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 0 से स्टार्ट हुए तो कौन से बनेगी बेटा सीक्वेंस, 0 1 2 3 एंड सो। राइट, ठीक है भाई, यहां तक भी बात समझ में आई। तो इसके बाद क्या हुआ बेटे, इसके बाद हमने जैसे जैसे हम थोड़ा सा और हम समझदार बनते गए, जैसे जैसे समझदार बने, तो भाई हमने देखा कि भाई नंबर्स तो नेगेटिव भी होता है, और जैसे ही नेगेटिव बोला तो हमें याद आया -1 -2 -3। तो इसी तरीके से होल नंबर के अंदर जब हम क्या करते हैं बेटा, नेगेटिव नंबर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो जो पूरा कॉम्बिनेशंस बनता है, बुके बनता है, दैट इज एक्चुअली इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कौन हो गए बेटा, होल नंबर के अंदर हमने किसको ऐड किया, -1 -2 -3 एंड सो। तो ये क्या बन गए, हमारे इंटीजर्स बन गए। क्या बन गए हमारे ये इंटीजर्स। देखो जैसे जैसे आप आगे एडवांस जाएंगे, क्लास 11 जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई हम इंटीजर्स को जनरली 2 पार्ट में भी डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं बेटा जिसमें हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर हो जाते हैं, और जब नेगेटिव नंबर्स का हम एक अलग से बकेट बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, सबको याद रहेगा बेटे। अब तक हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि हमारे पास नेचुरल आए, फिर कौन आया, होल नंबर आए, फिर कौन आया हमारे पास, इंटीजर्स आए, और हर एक जगह पे सिर्फ एक ही चीज हो रही है, अपग्रेडेशंस। यानी पहले वाले तो वैसे के वैसे, और दूसरे वाले हमने क्या कर दिया, ऐड करते जा रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ बेटे, इसके बाद आया रैशनल्स नंबर। अब याद करो 6th 7th 8th, राइट, आपने क्या पढ़ा होगा 6th 7th में बेटे, आपने पढ़ा कि भाई फ्रैक्शन वाले नंबर भी होते हैं, 1/4, 1/2, 1/8, 3/6, राइट, 3/9, 12/18। तो ऐसे ऐसे करके जब हमारे नंबर्स आए, तो वो जो फ्रैक्शंस वाले जो नंबर आए ना, वो हमने क्या कर दिया, एक नंबर्स में और ऐड कर दिया। यानी
इंटीजर्स के अंदर हमने क्या किया बेटे, इंटीजर्स के अंदर हमने फ्रैक्शंस वाले नंबर वो ऐड कर दिया, और जैसे ही फ्रैक्शंस वाले नंबर ऐड करे तो हमने उसको एक नया नाम दे दिया, और न्यू नेम इज रैशनल नंबर। क्या बन गए? रैशनल नंबर। लेकिन अब क्लास 10th आ गई है, लेकिन आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, क्लास 8th में भी पढ़ा था। क्या पढ़ते हैं? रैशनल नंबर को हम किसी और तरीके से भी डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं रैशनल नंबर को? हम रैशनल नंबर को कहते हैं कि भाई दोज नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी जिसको हम लिख सकते हैं कैसे? इन फॉर्म ऑफ p बाय q, इन फॉर्म ऑफ p बाय q, जिसको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर, हम इंटीजर्स भी बोलते हैं। साथ में अब क्लास 10th में आ गए हो तो हम p बाय q की जब हम पढ़ेंगे आगे तो हम कहेंगे p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। देखो बेटे अभी हम पढ़ेंगे कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। q इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों भाई? डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए उस गड़बड़ से बचने के लिए हमने क्या कह दिया कि भाई यदि आपके नंबर्स में डिनोमिनेटर के अंदर यदि वो वैल्यू 0 हो गई तो हम उसको क्या कर सकते हैं? डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बेटे हमने क्या करा कि रैशनल नंबर को हमने एक बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया कि दीज नंबर्स आर इन फॉर्म ऑफ p बाय q। अब बेटे बच्चों आपको यह भी लग सकता है कि भाई यदि ऐसी बात है तो क्या हम तो प्रीवियस को ऐड करते हुए आ रहे थे। हम कह रहे थे कि भाई 1 2 सब कुछ बकेट में ऐड ही तो हो रहा है, तो फिर क्या 1 भी एक रैशनल नंबर है? 1 भी एक रैशनल नंबर है? अरे भाई बिल्कुल है 1 भी एक रैशनल नंबर। क्यों? हमने क्या पढ़ा है? हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 है, मल्टीप्लिकेशन में भी 1 है, तो 1 कैन ऑलवेज बी रिटन एज, बेटा हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 1, या हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय 1। तो यानी यदि ये 1 बाय 1 की फॉर्म में हो गया तो हम क्या कह सकते हैं? नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यदि q 0 के इक्वल नहीं है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? एक रैशनल नंबर कह सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? सोचो, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? आंसर ले लिया दिमाग में? आ गया आंसर? अब बता दूं? चलो, 0 भी बेटा एक रैशनल नंबर है। क्यों है भाई 0 एक रैशनल नंबर? क्योंकि 0 कैन बी रिटन एज 0 बाय 1। तो हम क्या लिख सकते हैं 0 को? 0 को हम लिख सकते हैं 0 बाय 1। तो यदि वो 0 बाय 1 हो गया तो इसका मतलब वैल्यू इज इक्वल टू 0। अगेन p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसीलिए हम 0 भी हमारा एक रैशनल नंबर है। आ गई भाई बात समझ में सब बच्चों को? यहां तक सब याद रहेगा, लेकिन याद कैसे करना है? एक सीक्वेंस में याद करना है। फिर क्या हुआ बेटे? फिर जब आप आगे बढ़े क्लास 9th में, सबसे पहले आप एक बार इंट्रोड्यूस हुए अबाउट द इर्रेशनल नंबर। अबाउट द इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं भाई? जो जनरली p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, लेकिन हम उनको पहचानते कैसे हैं? हम उनको पहचानते हैं दो तरीके से। यदि डेसिमल में है तो प्रॉपर्टी याद आ रही है क्लास 9th की? क्लास 9th की क्या प्रॉपर्टी थी? क्लास 9th में प्रॉपर्टी थी कि भाई नंबर्स कैसे दिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जिसका जो कभी खत्म ही नहीं होएगा, बस चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट। और साथ में जो डिजिट हैं उनके जो पैटर्न्स हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। तो ऐसे देख के तो आप क्या पता कर सकते हो? याद आ रहा है वो बार वाला? बार कैसे? 1.27 बार। यदि बार आ गया तो रिपीटिंग है, और यदि मैंने ऐसे कुछ लिख दिया 1.27101001000 एंड सो ऑन, जब हम इस नंबर को देख रहे हैं तो बेटे अब क्या हो रहा है भाई? नंबर एंड नहीं हो रहे तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या पता समझ में आया? देख रहे हैं कि अरे एक बार 10 आया, एक बार 100 आया, एक बार 1000 आया, तो इसका मतलब कोई सीक्वेंस, कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा। और यदि कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो हम इसको क्या बोल देंगे? हम इसको बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसीलिए जब ऐसे नंबर यदि डेसिमल फॉर्म में होते हैं तो हम इनको क्या बोल देते हैं बेटे? ऐसे नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्या बोल देते हैं? इर्रेशनल नंबर। नहीं तो कैसे दिखते हैं?
नहीं तो दिखते हैं बेटे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की फॉर्म में, राइट। स्क्वायर रूट दिख गया, लेकिन स्क्वायर रूट में हमेशा क्या ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट रहना चाहिए सिंप्लीफिकेशन के बाद, राइट। जैसे हमने कहा √2 और हमने कहा √4। भाई सर आपने तो कहा था जो रूट में दिखे वो एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन √4 कैन बी रिटन एज टू। और 2 क्या पढ़ा अभी हमने, 2 तो एक रैशनल नंबर है, 2 कैन बी रिटन एज 2/1। तो इसका मतलब रूट को देखते ही ये नहीं बोल देना है कि वो एक इर्रेशनल नंबर है, ऐसा नहीं है बेटे। उसको पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद भी यदि आपके पास एट द एंड स्क्वायर रूट रह जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। यहां तक बात समझ में आई बेटे सब बच्चों को भाई, राइट। लेकिन √2 को क्या करें, फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, आगे जा ही नहीं रहे, बस वहीं अटक गया। तो वहीं अटक गया तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहां पे पता जैसे √2, पाई, राइट, ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं बेटा, ये सारे के सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर। ठीक है भाई, हाँ भाई बच्चों, बेटे समझ में आ गया सबको। ठीक है भाई, आगे देखते हैं बेटे, आगे क्या हुआ भाई। आगे जो नंबर्स आते हैं बेटा, आगे नंबर्स आते हैं हमारे रियल नंबर्स। क्या आते हैं, रियल नंबर्स। तो अब ये रियल नंबर्स कौन से होते हैं भाई, अब तक हमने क्या पढ़ते हुए आ रहे थे, हमने एक सीक्वेंस में याद किया। पहले कौन आया, पहले आया नेचुरल नंबर, फिर कौन आया, होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल, फिर इर्रेशनल। जब हम रैशनल प्लस इर्रेशनल कर देते हैं, यानी रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर कर देते हैं, तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशंस कहलाता है वो क्या कहलाता है बेटा, रियल नंबर। वो क्या कहलाता है, एनी रियल नंबर। तो इसका मतलब यदि मैं कहूं कि 2 एक रैशनल नंबर भी है और एक रियल नंबर भी है। मैं कहता √2 तो मैं कहता √2 एक इर्रेशनल नंबर भी है और साथ में क्या है, वो एक रियल नंबर भी कहलाएगा। ठीक है बेटे, ये बेसिक्स है, मैं बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। तो लेकिन आपको ये थोड़ी थोड़ी चीजें क्या होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें आपको सबको समझ में आनी चाहिए कि बेसिक अबाउट द नंबर सिस्टम्स। ठीक है, चलो भाई अब हम बढ़ते हैं आगे। जब आप इस चैप्टर में आएंगे तो बेटा अब जो बेसिक जो टर्म्स यूज होंगी ड्यूरिंग द चैप्टर्स वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा, प्राइम नंबर्स। तो भाई प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, पढ़े पहले भी छोटी छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं, तो चलो याद करो, एक बार याद करो क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं बेटे, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, जिसके कितने फैक्टर हों, 2 ही फैक्टर हों, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं भाई, प्राइम नंबर्स। अब 2 फैक्टर का मतलब क्या हो गया, 2 फैक्टर्स का मतलब हो गया, चलो इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं, है ना। क्या समझ लेते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले क्या समझ लेते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या बोलते हैं सर फैक्टर्स को। चलो फैक्टर्स को समझ लेते हैं बेटे। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, देखो फैक्टर्स का मतलब वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिससे वो क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उससे क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड। जब हम कंप्लीटली डिवाइड बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बेटा जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो जो सारे के सारे नंबर जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटे, फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे मैंने कहा भाई एक नंबर है 6, एक नंबर क्या है 6 है। अब मेरे को बताओ कि भाई 6 को कौन कौन से नंबर क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने देखा भाई 6 1 से तो होगा ही होगा डिवाइड, 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। दूसरा 6 भी होगा क्योंकि 2 नंबर तो भाई हमेशा ही रहेंगे, क्या, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। फिर हमने क्या देखा, 1 के बाद 6 किससे हो जाता है भाई, 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या ये 4 से होगा, नहीं होगा। क्या ये 5 से होगा, नहीं होगा। 6 से बिल्कुल हो जाएगा। तो हमने क्या देखा बेटे, हमने ये देखा कि भाई जो 6 नंबर है वो 1 से भी डिवाइड होता है,
2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है और 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 6 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 एंड 4। तो यानी 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं बेटे? 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 एंड 6। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, बैठ के एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि भाई कोई भी नंबर उठा लेना, 32 25 78, कोई भी एक ऐसा नंबर उठाओ और उन नंबर्स के देखो कि कितने फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो आपको पहले क्या समझ में आना चाहिए कि बेटा कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर समझ में आने के बाद एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाई फैक्टर्स निकल गए, तो अब ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई जो प्राइम नंबर होते हैं ना बेटे, उन प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं? भाई प्राइम नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो 2 फैक्टर का मतलब क्या बताया? 2 तो हमेशा ही रहेंगे, कौन? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। लेकिन इसके अलावा बीच में और कोई नहीं आना चाहिए, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए जो उसको क्या करते बेटे? कंप्लीटली डिवाइड करते। जैसे मैंने कहा भाई 2, मैंने क्या कहा? 2। अच्छा भाई 2 से कौन कौन से नंबर को डिवाइड करते हैं? हमें पता है कि 2 नंबर तो होंगे ही होंगे, टॉप में 1 और सबसे नीचे 2। क्या बीच में कोई नंबर है? कोई भी नंबर नहीं है। तो 2 के कितने फैक्टर बने? कौन? 1 एंड 2। तो यानी 2 को हम क्या बोल सकते हैं बेटे? 2 को हम एक प्राइम नंबर बोल सकते हैं। समझ में आ गया? चलो अब अगला नंबर जाएं 3। तो 3 के क्या होंगे बेटे? 3 के भी जब हमने फैक्टर्स निकाले तो क्या बना? एक 1 और दूसरा क्या बना? 3। तो कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या 2 इसका फैक्टर हो सकता है? 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके भी कितने फैक्टर्स बने बेटे? इसके भी 2 ही फैक्टर बने। यदि 2 फैक्टर बने तो हम इसको क्या नाम देंगे? प्राइम नंबर्स। ठीक है, चल अब हमने नेक्स्ट किया, हमने 4। जब हमने 4 को किया तो 4 के फैक्टर्स निकाले। अब भाई 2 तो होंगे ही होंगे, 1 एंड 4। लेकिन हमने देखा कि ये तो 2 से भी डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? 2 से भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब अब इसके 4 के कितने फैक्टर बन गए बेटे? 1 2 एंड 4। यदि 1 2 एंड 4 यदि इसके 3 फैक्टर बन गए तो ये तो पक्का हो गया कि हम इसको क्या नहीं बोलेंगे? प्राइम नंबर। 4 इज इसका मतलब ये बोलेंगे 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो भाई 4 एक प्राइम नंबर तो नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ऐसे कैसे कैसे नंबर आएंगे बेटा? देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ऐसे जो जितने भी नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? 2। 2 का मतलब 2, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, याद रहेगा। तो प्राइम नंबर्स तो क्या हो गया बेटे? प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं? 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब हम जब यहां पे देख रहे थे तो हमने देखा कि भाई 4 के तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। यदि 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं बेटे कंपोजिट नंबर्स। तो अगला क्या आ गया? यानी किसी भी नंबर के यदि 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, और 2 तो सबके ही होते हैं भाई, देखेंगे किसके नहीं होते हैं। ठीक है, तो 2 तो क्या होंगे बेटे? 2 तो फैक्टर हो जाते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो हमने देखा कि भाई 4 के कितने फैक्टर बने थे बेटे? 4 के फैक्टर बने थे 3। तो यदि 4 के 3 फैक्टर हैं तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है। तो अब ये कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा नंबर सिस्टम में? कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। कितने फैक्टर हो? 2 से ज्यादा फैक्टर। और जब हम नंबर सिस्टम में आए तो हमने पहला नंबर जो कंपोजिट नंबर था वो कौन आया? 4। तो इसलिए दिमाग में अब क्या चीज याद रखनी है आपको? द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन हो गया बेटे? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4। राइट डाउन करके रखना। अच्छा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया? अभी हम पढ़ रहे थे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है बेटे? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। अच्छे अच्छे एमसीक्यू बनेंगे फिर। ठीक है, चलो भाई। तो हमने देखा 4। अच्छा, फिर 5। हमने 5 देखा तो बेटा 5 के क्या हुआ भाई?
5 को जब हम देखने गए तो 5 को जब हमने देखा तो 5 के कितने फैक्टर्स बने, देखो भाई खुद निकाल के देखो बेटे, एक बार सभी बच्चे निकाल के देखेंगे। हाँ भाई 5 कहां लाई कर रहा है, 5 लाई कर रहा है प्राइम नंबर के। फिर हम कौन गए, हम गए 6 पे, तो 6 के क्या हुआ, 1 2 3 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 6 होगा होगा भाई। तो अब 6 के कितने फैक्टर हो गए, 6 के फैक्टर हो गए 1 2 3 एंड 4। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 4। यदि 4 फैक्टर हैं तो अब इसको क्या नाम दे दे भाई, इसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे इसको, कंपोजिट नंबर। तो इसलिए 6 क्या है, एक कंपोजिट नंबर। चलो भाई फटाफट ये बता दो कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन से होने वाला है। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बच्चे निकाल के दिखाओ भाई, आपके पास है 30 सेकेंड्स सोचने के लिए। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, निकाल लिया, बता दूं अब। चल, जब हम 2 डिजिट का बोलेंगे तो इसका मतलब 2 डिजिट का पहला नंबर कौन सा था बेटे, 10। अच्छा अब 10 के क्या करके देखो, पहला तो यही नंबर आएगा ना 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट का तो कौन आया, 1 2, क्या 3 है, क्या 4 है, क्या 5 है, बिल्कुल है। और उसके बाद 10। तो यानी 10 के कितने हो गए बेटे, 10 के फैक्टर्स हो गए 4। और यदि 10 के 4 फैक्टर्स है तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या रहेगा बेटा, वो रहेगा आपका, क्या रहेगा आपका 10। ठीक है, तो चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं बेटे। आगे कौन है भाई हमारे पास, आगे कौन आएगा बेटे, आगे इसके बाद आते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या आते हैं, को प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स एक ऐसा पेयर ऑफ नंबर्स होता है, पेयर का मतलब 2 नंबर होने वाले हैं। कौन से नंबर होने वाले हैं, 2 नंबर होने वाले हैं। अब वो कहता है कि भाई 2 नंबर्स के क्या करो बेटे, आप फैक्टर्स निकाल दो। क्या निकाल दो, 2 नंबर्स के फैक्टर निकाल दो, और फिर उनमें देखो कि भाई कॉमन फैक्टर कौन सा है। फिर क्या देखो कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, और जब आप कॉमन फैक्टर निकालने जाओ और उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही वैल्यू निकले, वो भी कौन, कॉमन 1, क्या निकले 1, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटे कि वो जो पेयर है वो किसका है, को प्राइम नंबर्स का पेयर है। तो हम उन दोनों नंबर्स को क्या बोल सकते हैं, दे आर को प्राइम नंबर्स। तो हम क्या कहेंगे बेटा, को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, 2 नंबर्स आर को प्राइम। 2 नंबर्स क्या है, को प्राइम है। कब भाई, जब देयर HCF, अभी पढ़ेंगे HCF, लेकिन ये कह सकते हैं कि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसे पेयर को क्या बोलेंगे बेटे, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। नहीं समझ में आया, फिर बता दूं, समझा दूं एग्जाम्पल देके। चलो एग्जाम्पल देके समझते बेटे। देखो बेटे, हमने देखा कि भाई एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है। आपको ये पूछे कि भाई 2 एंड 3 आर को प्राइम्स और नॉट, को प्राइम्स और नॉट, तो क्या करें भाई, पहले 2 के क्या निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। 2 किस किस से डिविजिबल है, 1 से एंड 2 से। अच्छा 3 किस से डिविजिबल है, 1 से और 3 से, राइट। तो 2 के क्या बने, 1 एंड 2, और इसके क्या बने, 1 एंड 3, इनके फैक्टर्स बन गए। अच्छा अब इन दोनों में कॉमन देखो कितने हैं भाई, कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। जब हमने इसमें देखा तो बेटे कॉमन फैक्टर कौन निकला भाई, कॉमन फैक्टर तो निकला यहां पे 1 और यहां पे भी 1, कोई और है नहीं है। तो इसका मतलब 2 एंड 3 आर को प्राइम। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। 2 एंड 4 क्या को प्राइम नंबर्स है, तो फिर से देखते हैं भाई। अभी तो हमने निकाला 2, तो अब 4 के निकाल के देखें। 4 का क्या हुआ, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। अच्छा दोनों में कॉमन देखो भाई, इसमें और इसमें कॉमन देखो, 1 1, तो एक 1 है, और इसके बाद क्या 2 है, एक और 2 भी आ गया भाई। तो कॉमन फैक्टर कितने हैं, 2 हो गए। कॉमन फैक्टर कितने हो गए बेटे, 2, लेकिन हमें तो कितने चाहिए थे, हमें तो एक ही चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो बेटा कितने हो गए, उनमें कॉमन फैक्टर्स हो गए 2। और यदि कॉमन फैक्टर्स 2 हो गए तो इसका मतलब
these numbers are not co-prime numbers. These numbers are not co-prime numbers. तो समझ में आ गया, 2 and 4 are not co-prime number, but 2 and 3 are co-prime numbers. तो ऐसे करके हम क्या करेंगे बेटे, we can check कि भाई given जो numbers हैं वो co-prime हैं या नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाला है, जब हम इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी जरूरत पड़ने वाली है. तो ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटे. हम एक एग्जांपल देखते हैं 8 and 15. भाई जब हम 8 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 8 के फैक्टर्स कौन आए बेटे, 8 के फैक्टर्स आए 1, फिर 2, फिर 4, फिर सॉरी 8. अच्छा भाई 15 के क्या है, 1, 3, 5 और उसके बाद 15. ठीक है, आप देखें कौन कौन से कॉमन है, कौन कौन से कॉमन है देखें भाई. इसके अंदर देखते हैं 1, 2 है नहीं है, 4 है नहीं है, 8 है नहीं है, तो सारे खत्म हो गए. तो कॉमन कितने आए बेटे, कॉमन फैक्टर्स आए हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर आया 1. तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 8 and 15 आर को प्राइम नंबर्स. सबको समझ में आ गया भाई, बेसिक चीजें सबको समझ में आ गई बेटे. 8 and 15 आर को प्राइम नंबर्स. चलो भाई यहां तक सब बच्चों को भाई आराम से बैठ के सोच लो. हमने जो जो पढ़ा अभी तक, हमने पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं. लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट चीज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या रहेगी भाई, एक नंबर हमारे पास बचा था 1. किसी को याद आया 1 कौन सा नंबर है, 1 कौन सा नंबर है. 1 क्या एक प्राइम नंबर है, नेचुरल नंबर चल रहे हैं सारे. क्या 1 एक प्राइम नंबर है, क्या 1 एक कंपोजिट नंबर है. देखें 1, तो 1 के फैक्टर कितने निकले बेटे, सिर्फ 1. और नंबर इटसेल्फ वो भी 1. तो इसका मतलब 1 का जो फैक्टर है वो सिर्फ क्या है, 1 है. क्या है वो, एक 1 है, सिर्फ 1. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, लेकिन हमारी जब प्राइम नंबर्स की जब हमने रिक्वायरमेंट देखी थी तो हमने क्या कहा, कितने होने चाहिए 2. इसमें कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन 2, यानी 2 से ज्यादा. लेकिन इस भाई के तो कितने रह गए, सिर्फ 1. तो अब हम ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटे, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो इसका मतलब जो 1 है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और वो एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है. अच्छा, मैं थोड़े से दिनों के बाद जब हमारी क्लास चल रही होगी ना तो फिर मैं दोबारा से पूछने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई 1 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है. बिल्कुल अपने नोट्स में बहुत अच्छे से राइट डाउन करके रखना बेटा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ठीक है भाई, चलें आगे. चलो बेटे अब आगे बढ़ते हैं. ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं बेटे. सभी बच्चे भाई एक काम करेंगे, फटाफट अपने रजिस्टर के अंदर नोट डाउन कर लो और इन क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नंबर, कौन सा नंबर है, 0 इज ए नेचुरल नंबर और नॉट. याद आ गया, नेचुरल, होल, राइट. क्लासिफाई √2 एज रैशनल और इरैशनल्स, हमने पीछे एग्जांपल्स में देखे बेटे. सभी बच्चे इन सब क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो अभी आपसे नहीं हो रहा तो कहां जाना है, फिर से वापस जाके वीडियो दोबारा देखनी है, फिर से समझना है. ठीक है, चलें आगे. चलो भाई आगे चलते हैं. ठीक है, ये भी आपके क्या रहेंगे, फ्यू अगेन कुछ क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिस के लिए. मैंने कहा था ना खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो ये क्वेश्चंस क्या करेंगे, ये बेसिक्स है बेटा, जो भी आपने अब तक पढ़ा उसके बारे में सब बेसिक्स है. जो भी आपने पढ़ा इन सभी को आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और इसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया. और मेरे को क्या करना है, मैसेज करना है. यदि कोई भी डाउट हो तो जस्ट आस्क. ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिए. चलते दिख रहा है ये 8, 15, 12, 18. 12, 18 भाई को प्राइम है या नहीं है, समझा दूं एक बार. चल समझा देता हूं भाई. जब हमने 12 देखा बेटा तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स बने भाई, 1, 2, किस किस नंबर से डिविजिबल है, 3, 4, 6,
एंड और 18 के क्या बने बेटे हमारे? 18 के क्या बने? 1 2 3 4 से होगा? 5 से होगा? नहीं। 6 से? यस। 7 8 9 बिल्कुल। इसके बाद कुछ होगा? 10 11 12 नहीं। 18। तो बेटा अब जब हम इन नंबर्स को हमने देखा तो हमने क्या देखा भाई? हमने यहां आके ये भी देखा कि बेटे कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं भाई? ग्रीन बना दिया। 1 1 2 भाई ये तो एक से ज्यादा हो गई। हमें तो क्या चाहिए था? सिर्फ 1 चाहिए था। भाई कौन आगे और आ गए इसके साथ में? कह रहे हैं मैं भी हूं। तो वो क्या आ गया? 2 भी आ गया। अरे 3 भी आ गया। अरे 6 भी आ गया। ये तो बहुत सारे आ गए भाई, बहुत सारे आ गए। तो ये को प्राइम तो नहीं रहे, तो हम क्या बन गए? तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर्स है। ठीक है बेटे? ठीक है। 12 एंड 18 कंपोजिट नंबर्स तो है ही है, लेकिन साथ में ये पता चल गया दीज नंबर्स आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ये नंबर्स क्या नहीं है? को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है बेटे? करके देखेंगे भाई सारे क्वेश्चंस। चलो बेटे, जो अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला बेटा, जो अगला टॉपिक है ये सम टाइम आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आ जाता है, और ये आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये कह रहे हैं कि भाई जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है, वो कहते हैं देखो पहले समझ लो, है ना, स्टेटमेंट को याद रखना भी जरूरी है, लेकिन पहले एक बार समझ लो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहती क्या है। ठीक है? बिल्कुल स्टेटमेंट अच्छे से याद रहनी चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ, चाहे आपकी जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है आप उसके हिसाब से लिखो, लेकिन याद रखनी भी जरूरी है और समझनी भी जरूरी है। पहले समझते हैं फिर याद रखते हैं। ठीक है? तो इसने क्या कहा भाई? इसने कहा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है बेटा? वो कहती है कि भाई मान लो कोई भी नंबर हो, क्या हो? कोई भी नंबर हो। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर। वो कहता है कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर हो, हम उसके क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। पढ़ा था ना? प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई 18, अब वो कह रहे हैं कि भाई 18 के आप क्या कर सकते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, कंपोजिट नंबर है। तो हम इसको कैसे करेंगे? कैसे करते थे याद है? अभी हम करेंगे भी। तो कैसे करते थे बेटे? 2 9 जा 18, फिर किससे डिविजिबल है? 3 से। तो क्या हो गया? 3 3 जा 9, फिर कौन आ गया? 3 3 1 जा 3। तो इसका मतलब 18 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 1 तो सबके साथ ही। ठीक है? तो 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो उसने कहा कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर हो, हम उसके जब प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो कहता है कि उस नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन उनके बीच में ऑपरेशन कौन सा होगा? मल्टीप्लिकेशन का होगा। ठीक है? कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। तो वो कहता है कि भाई 18 को क्या लिखोगे आप? इन द फॉर्म ऑफ क्या लिख सकते हो? प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो, उनके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो 18 कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ये तो मैं था। अब आ गया भाई सुधांशु। सुधांशु को भी हमने एक नंबर दिया 18। उसने कहा कि भाई आप भी इसके क्या कर दो? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो उसने कहा कि ठीक है मैं भी कर देता हूं। तो 3 6 जा, फिर 2 3 जा, और 3 1। तो अब उसने 18 को जो लिखा बेटा, 18 को लिखा 3 इंटू 2 इंटू 3। तो 18 के जो प्राइम फैक्टर्स हुए, मेरे लिखने का तरीका था 2 इंटू 3 इंटू 3। सुधांशु का लिखने का तरीका क्या था? 3 इंटू 2 इंटू 3। अब वो कहता है कि भाई जब आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, तो उसमें जो ऑर्डर होता है, यानी लिखने का जो तरीका होता है, वो मैटर नहीं करती, वो सीक्वेंस मैटर नहीं करती है। तो चाहे आप इसको लिखो 2 इंटू 3 इंटू 3 और 3 इंटू 2 इंटू 3, तो ये दोनों के दोनों क्या है? सही है। दोनों के दोनों क्या है? सही है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन एक चीज मैटर करती है। क्या? वो कहेगा कि जब 18 के जब आप प्राइम फैक्टर्स करोगे, चाहे मैं करूं या सुधांशु, उसमें जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो 1 2 आएगा और 2 3 होंगे। 1 2 आएगा और 2 3 होंगे। तो इसका मतलब यूनिक होंगे। क्या होंगे?
यूनिक होंगे। तो बेटा ये दो चीजें बिल्कुल याद रखनी है, जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर करोगे तो आपके लिए जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन उस कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब भाई यही होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। अब इसके बाद आ गया रोहित। रोहित ने कहा सर मैं तो 18 के यूनिक अपने हिसाब से बनाऊंगा। अब वो चाहे तो क्या 18 में 5 ऐड कर सकते हैं, उसके फैक्टर्स में क्या 5 आ सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन में? नहीं। क्या उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 आ सकता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, लेकिन जो ऑर्डर है वो कभी भी मैटर नहीं करेगा। आप उसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। यही कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया बेटे? तो क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स सेज कि फैक्टराइजेशंस ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी हम उसको लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हम उसको प्राइम नंबर्स के ऑर्डर में प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब भाई मैंने लिखा 2 3 3, उसने सुधांशु ने लिखा 3 2 3, तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, लेकिन द प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक, यानी उस कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमेशा यूनिक होंगे, वो जगह के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से नहीं बदले जाएंगे। समझ में आ गया बेटे? राइट। तो जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि 60 है तो 2 2 3 5, तो यानी सिर्फ जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यही होंगे, 2 2 के, 1 3 का, 1 5 का, इन सब का प्रोडक्ट ही 60 होगा। अब ये 60 किसी के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि उसने एक एडिशनल 5 ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला, तो इसलिए ये यूनिक होने वाला। पहली बात, कभी भी ये जिंदगी में दूसरा 5 नहीं आने वाला। जैसे ही दूसरा 5 आएगा तो ये नंबर कितना हो जाएगा, किसके प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे, 300 के। राइट। वो कहता है लेकिन इसका ऑर्डर क्या हो सकता है बेटा, चेंज हो सकता है। यानी किसी ने लिख दिया 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, तो यानी जो ऑर्डर है वो मैटर बेटा बिल्कुल भी नहीं करता है, आप उसे किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। ठीक है बेटे, इतनी बात समझ में आई? कहां यूज होने वाला है, बहुत यूज होने वाला है जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, द एचसीएफ एंड द एलसी। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशंस एक दो क्वेश्चंस कर लें, कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका भी अब थोड़ा सा हम अपग्रेड करेंगे बेटे। ठीक है, पहले आपने एचसीएफ एलसीएम निकाला है, उससे थोड़ा सा हम अपग्रेड करके लिखेंगे। जैसे अभी हम देखते हैं 36, यदि 36 के मुझे प्राइम फैक्टराइजेशंस करते हैं तो देखो बेटा ये किस किस से डिविजिबल है। हमने देखा कि भाई 6 है लास्ट में, तो इसका मतलब ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 2 1 जा 8 आ गया, तो फिर किससे डिविजिबल है, 2 से। किससे डिविजिबल है, 3 से। और इसके बाद फर्दर कोई डिवाइड होगा नहीं, तो हमने क्या लिख दिया। तो इसका मतलब 36 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, अब और कैसे लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन, क्योंकि ये समझ गए तो फिर जैसे भी क्वेश्चंस आए आप उनको क्या कर सकते हो, बहुत आराम से उनको सॉल्व कर सकते हो। देखो बेटे, हमने क्या देखा, 2 इंटू 2, तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 भाई कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर लिख सकते हैं। राइट। इसी तरीके से 3 कितनी बार रिपीट हुआ बेटे, 2 बार, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो यानी 36 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, लेकिन साथ में हम इसको और कैसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई अब आगे देखते हैं 105। भाई 105 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं, डिविजिबिलिटी के रूल याद रखना। ठीक है, अच्छा भाई सम कितना आ गया, सम आ गया 6, तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, पहला कौन सा आएगा भाई प्राइम फैक्टराइजेशंस में, 3 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। क्या अब जाएगा भाई 3 से, सम कितना हो गया 8, याद रखना है। ठीक है, 5 क्या फर्दर और हो सकता, बस 7। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 105 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या भाई देखें, क्या 3 और कहीं पे भी है, नहीं है, 5 कहीं पे भी है, नहीं है, 7 कहीं पे भी है, नहीं है, तो इसका मतलब 105 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 इंटू 7।
ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज और भाई बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, एक चीज और समझ लें। एक्सपोनेंट याद है क्लास 9th, याद है ना क्लास 9th में क्या, किसी भी नंबर की पावर 1, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है बेटा, 1। 3 की पावर 0 कितना होता है, 1। याद रखना, 3 की पावर 0 कितना होता है भाई, 1। यानी x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये याद रखें, ठीक है। चलो भाई रेस्ट ऑफ बच्चे बेटे 106, 205 प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नोट डाउन करके रखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और कैसी फॉर्म में करेंगे, कैसे लिखना है, इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। नोट डाउन कर लो बेटे सभी बच्चे, नोट डाउन करके रखेंगे भाई। और इनका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है प्रैक्टिस के पर्पज से। ठीक है, कर लिया नोट डाउन, चलें आगे। चलो भाई आगे चलते हैं बेटे, चलो। अब आया असली टॉपिक, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे सर हमने तो पता है, हमने पहले भी पढ़ा है एचसीएफ के बारे में। बिल्कुल पढ़ा है बेटे, लेकिन थोड़ा सा अब हमने क्या करना है, बेस बिल्कुल आपको आता है, लेकिन जब समझने की बारी आए तो ऐसे समझो कि मैं पहली बार समझ रहा हूं, क्योंकि सम टाइम उसके अंदर कुछ नई नई चीजें आएंगी जो आपने पहले नहीं समझी होंगी, वो अब आपको मिलेंगी। इसलिए अपने माइंड को हमेशा क्या करना चाहिए बेटे, ओपन रखना चाहिए, ठीक है। हमेशा रिसीविंग मोड में रहना चाहिए, मुझे आता है तो भी, मुझे नहीं आता है, ठीक है। चलो अब वो कहता है बेटा जो एचसीएफ है, वो एचसीएफ का मतलब क्या होता है। देखो पहले एचसीएफ का मतलब समझ लो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहले एचसीएफ का मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एलसीएम की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो एचसीएफ, तो एचसीएफ को क्या बोलते हैं बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हमने समझा था फैक्टर, हमने समझा था फैक्टर। फैक्टर का मतलब भाई जो भी नंबर है उसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, यानी उनका रिमाइंडर कितना आ सकता है, 0। अभी हमने फैक्टर निकाले थे, कौन कौन से नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई मान लो दो नेचुरल नंबर हैं, उनके बीच के फैक्टर्स निकालो, उनके क्या निकालो, फैक्टर्स निकालो। पहली चीज क्या निकालो, फैक्टर्स निकालो। फिर उनके बीच में किसको देखो, कॉमन को देखो। क्या देखो, कॉमन को। पहले क्या निकालो, गिवन नंबर्स के क्या निकालो, फैक्टर निकालो। फिर उन दोनों के बीच में क्या ढूंढो, कॉमन नंबर्स ढूंढो। और जो कॉमन नंबर्स हो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा कॉमन फैक्टर, उसको क्या करो भाई, हम कह देंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ इज एक्चुअली में बेटे किन्हीं भी दो नेचुरल या इससे ज्यादा नेचुरल नंबर्स हों आपके पास, तो उनके पहले क्या निकालो, फैक्टर्स निकालो, और उसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो भी होगा हम उसको क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, डेफिनेशन रटना नहीं है। क्या अब कहा हमने, किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा जो भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं उनके क्या निकालो बेटे, फैक्टर्स निकालो, और उन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो उसको पिक कर लो। वो जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो कहलाएगा आपका, वो आपका कहलाएगा एचसीएफ। क्या कहलाएगा आपका, एचसीएफ। इसको हम अभी समझते भी, जैसे हमने क्या कहा बेटा, उसने कहा कि भाई एचसीएफ निकालो दो नंबर्स का, 12 एंड 18, 12 एंड 18, 12 और 18 के क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। अभी हमने देखो, हम इसको ब्रेक डाउन किया हमने, अब इस ब्रेक डाउन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। हमने क्या कहा था भाई, पहले काम क्या है, 12 और 18 के क्या निकालो बेटे, फैक्टर्स निकालो। 12 एंड 18 के क्या निकालो, फैक्टर्स। तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए भाई, 1 और 12 तो रहना ही रहना। इसके बीच में कौन आ गया, 2 भी आया। इसके बीच में कौन आ गया, 3 भी आ गया। इसके बीच में कौन आ गया, 4 भी आ गया। इसके बीच में कौन आ गया, 6 भी आ गया। आ गए, तो कौन हुआ, 1 से भी डिविजिबल, 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल, 4 से भी डिविजिबल, 6 से भी और 12 से भी डिविजिबल है। अब हमने देखा कि भाई 18 के भी फैक्टर्स निकालो, 1 2 3, क्या 4 है, 5 है, 6 है, हाँ भाई 6 7
8 9 10 है, 11 12 कुछ भी नहीं, क्या हो गया भाई 18। तो भाई कौन कौन से हो गए भाई फैक्टर्स, कितने हो गए बेटा 18 के, 1 2 3 6 9 18। तो उसने हमने क्या कहा डेफिनेशन में, पहले फैक्टर्स निकालो और उसमें सबसे बड़े कॉमन फैक्टर को ढूंढो। कॉमन 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 में कौन कौन सा है भाई, 1 तो छोड़ दो, सबके साथ होता है। 2 कौन से हैं भाई फैक्टर्स, देखो कॉमन फैक्टर्स 2 2 3 3 4 है नहीं है, 6 6 और आगे कोई है नहीं है। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर कौन हुए बेटे, इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स आए वो आए हमारे 2 3 एंड 6। अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि सबसे बड़े वाले को पिक करो, सबसे बड़े वाले को पिक करो। अब सबसे बड़ा कौन है इसमें, 6, क्या है 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, द HCF ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू 6। तो जो HCF रहेगा 12 एंड 18 का वो क्या रहेगा बेटा, वो रहेगा 6। आई बात समझ में, आई बात समझ में, HCF समझ में आ गया, फिर से बता दूं, चलो एक बार फिर से बता देता हूं। देखो बेटे जब हम HCF निकालते हैं तो हमें क्या चीज समझ में आई, पहले समझो HCF का असली मीनिंग क्या है। वो कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब बेटे हमें निकालने हैं फैक्टर, तो दोनों के क्या निकालो, फैक्टर। उन फैक्टर्स में से क्या करो, कॉमन फैक्टर्स ढूंढो, पहले कॉमन फैक्टर्स ढूंढो, कॉमन फैक्टर ढूंढो। तो हमने निकले कॉमन फैक्टर, हमने क्या निकाले, कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है उसमें से कौन सा पिक करो, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन आया था बेटे हमारे पास, 6। तो 6 क्या रहेगा आपका, 6 क्या रहेगा आपका HCF। तो HCF ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू 6। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में बेटे, ठीक है। HCF का मतलब समझ में आ गया होगा, आज से कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। अच्छा आपको ये लग रहा है कि कैसे करेंगे भाई, ये तो हमने डेफिनेशन सीखी है, मेथड क्या रहेगा, मेथड क्या रहेगा HCF निकालने का वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, मेथड कौन से मेथड से हम करेंगे, लेकिन मेथड में अभी हमने क्या सीखा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यूज होने वाली है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन यूज होने वाला है टू कैलकुलेट द HCF एंड LCM। ठीक है भाई, चलो बेटे एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या है भाई, हमें निकालना है HCF, निकालना है किसका, 24 एंड 36 का। तो 24 के भाई कौन कौन से होंगे, 24 किस किस से डिविजिबल होगा, ये 1 से तो है, चलो 2 फिर 3 फिर 4, क्या 5 से, 6 7 8 9 10 11 12 फिर इसके बाद फिर क्या करेंगे बेटे 36। तो 36 के क्या बनेंगे, 1 तो है ही है, फिर कौन है 2 के बाद 3 बिल्कुल है, 4 बिल्कुल है, 5 6 बिल्कुल है भाई, 7 8 9 भी है, 10 11 12 बिल्कुल है, फिर 13 14 15 16 17 18 भी आ गया भाई, आ गया। और आगे जाएं 19 20 21 22 23। ठीक, अब हमने क्या किया था बेटा, नेक्स्ट हमने ये देखा कि इन दोनों के बीच में भाई कॉमन फैक्टर्स ढूंढो। तो कॉमन ढूंढे तो हमें कौन कौन मिला बेटा, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 6 भी मिला, 8 9 12 मिल गया, उसके बाद कोई नहीं मिला। तो जब हमने देखा 2 3 4 6 12, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है 12। तो इसीलिए द HCF ऑफ 24 एंड 36 इज इक्विवेलेंट टू ठीक है भाई, समझ में आ गया बेटे, सबको समझ में आ गया भाई, HCF का असली मतलब समझ में आ गया, रियल मीनिंग समझ में आ गया HCF का।
ठीक है, चलो चलो अब हम क्या करते हैं बेटे, अब ये तरीका सीखते हैं कि भाई यदि मुझे HCF निकालना हो दो या दो से ज्यादा नंबर्स का, तो HCF निकालते हुए अब हम मेथड यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, पहले कंसेप्ट सीख लो। कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है कि भाई जो भी नंबर्स हैं जिनका आपको HCF निकालना है, उनके पहले क्या करो? प्राइम फैक्टर्स का। क्या करो? प्राइम फैक्टर्स करो। तो जैसे अभी हम इसमें देखेंगे बेटा, सेम क्वेश्चंस के अंदर, इस क्वेश्चंस के अंदर जब हम देख रहे हैं तो हमने प्राइम फैक्टर्स क्या निकाले भाई? हमने क्या निकाले? 24 के प्राइम फैक्टर्स। तो कैसे निकालेंगे 24 के प्राइम फैक्टर्स? 24 2 1 2 2 6 2 3 3। तो यानी 24 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी हमने क्या सीखा था कैसे करना है? 2 की पावर 3 इंटू 3, और 3 की पावर क्या है भाई? 3 की पावर 1। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, सेकंड स्टेप क्या रहेगा? हमने भाई 36 के भी क्या करने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो 36 के क्या करेंगे? 2 तो क्या हो गया भाई? यानी 36 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर। ठीक है बेटे, समझ में आ गया? तो यानी 24 कैन बी रिटन एज, असली चीज यहीं पे है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, पीवाईक्यूज में आते ही आते हैं, आप देखोगे भी बोर्ड के एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो हमने क्या किया बेटे, हमने दो चीजें करी, दोनों का मैं सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले जो भी गिवन नंबर्स। अब क्या करना है? अभी हमने जब पढ़ा तो हमने क्या कहा था? कॉमन। तो इसका मतलब क्या? 2 है इसमें, 2 इधर है भाई, तो इसका मतलब 2 तो आएगा। लेकिन अब बेटा यहां पे कॉमन में क्या है? पावर्स देखते हैं हम। क्या देखेंगे? पावर। तो हमने देखा कि 2 की पावर कितनी है? 3। यहां पे 2 की पावर कितनी है? 2। तो जो कॉमन होंगे तो लीस्ट पावर ही तो कॉमन होंगी। क्या कॉमन होंगी? लीस्ट पावर ही तो होगी। तो इसका मतलब हमारा जो HCF निकलेगा, तो जब हम HCF निकालेंगे तो बेटा 2 तो आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, लेकिन 2 की हम कौन सी पावर कंसीडर करेंगे? लीस्ट पावर, सबसे छोटी वाली पावर। तो सबसे छोटी पावर कितनी है इसकी? 2। तो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। फिर आगे देखते हैं, क्या 3 है इसमें? है भाई 3। तो इसका मतलब हम 3 भी कंसीडर करेंगे। अच्छा 3 की लिस्ट पावर कितनी है? 1 या 2? 1 या 2? 1। तो इसका मतलब 1। तो 3 की पावर 1 3। तो कितना हो जाएगा बेटे? 4 इंटू 3, यानी 4 इंटू 3 यानी 12। तो इसका मतलब HCF ऑफ 24 एंड 36 इज इक्वलेंट टू। क्या कंसीडर करना है बेटे? हमेशा कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी वाली पावर। देखो भाई सबसे छोटी पावर कितनी है? पावर कितनी है? इसकी 3 है, इसकी 2 है। कौन छोटा है? 2 छोटा है। तो हमने किसको कंसीडर किया? 2 को कंसीडर किया। फिर देखा कॉमन 3 3, कौन सा कंसीडर किया? हमने कंसीडर किया 1। 1 क्या है? लीस्ट। तो हमने उनको बेटा सबको नोट डाउन किया और आंसर विल बी। आ गया अब समझ में? भूलोगे तो नहीं? पक्का मान लूं? प्रैक्टिस चाहिए बहुत सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो बेटा की कंसेप्ट क्या क्या रहेगा? फर्स्ट आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर्स, सिलेक्ट द मिनिमम पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का मतलब प्राइम फैक्टर्स, ठीक है? देन मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या कर दो? उसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो HCF ऑफ द बोथ द नंबर इज 12। कितना रहेगा बेटा? चलो भाई यहां पे HCF समझ में आ गया आपको? HCF समझ में आ गया? चलो अब हम अगला करेंगे। बड़ी प्यास लगती है, बोल बोल के बोल बोल के। चल भाई, करें भाई, समझे भाई, समझ ले, आराम तो नीचे। लेकिन ऐसा पढ़ लोगे बेटे एक बार, यदि ढंग से बैठ के समझ के किया, पहले लर्न किया, फिर अंडरस्टैंड किया,
और फिर प्रैक्टिस करी तो सारे क्वेश्चंस होंगे और वो भी 100/100 होंगे। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक सीख लेते हैं बेटे। ठीक है, आज ये टॉपिक सीख के जाएंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे, नेक्स्ट सेशन में जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, बहुत सारे PYQs करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक क्या समझ लेते हैं बेटा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM। यानी LCM, तो LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई एक नया वर्ड आया, कॉमन भी हमें पता है, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा भी पता है, लेकिन एक नंबर आया जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल। अब ये मल्टीपल क्या होता है, अब ये मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब समझ में शुरू से पढ़ रहे हो 6, 7, 8 मल्टीपल, पहले ही मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई, यानी उसकी टेबल में, यानी उसकी टेबल में। तो यानी वो ये कह रहा है कि बेटा मान लो कोई नंबर है, अब हमने एग्जांपल के तौर पे क्या ले लिया, 12 और 18 ले लिया। तो ये कह रहा है कि मान लो जो भी नंबर है 12 और 18 उसके मल्टीपल निकालो। मल्टीपल का मतलब उसकी टेबल। 2 1 जा 2, तो 2 का मल्टीप्लायर कौन हुआ, 1। 2 2 जा 4, यानी 2 का मल्टीप्लायर कौन हुआ, 2। 2 3 जा 6, यानी 2 का मल्टीपल कितना आया, 3। तो ये सब मल्टीपल ही तो है, यानी उसकी टेबल में। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो भी दो नंबर है, पहले देखो मीनिंग समझ लो, मेथड तो हम सीख लेंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, 12 और 18 यदि दो नंबर है तो भाई वो कहता है कि 12 की टेबल में जाओ, क्या करो, 12 की टेबल में जाओ, मल्टीपल निकालो 12 के। तो 12 के मल्टीपल क्या है बेटे, 12, 24, 36, 48। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 12 के मल्टीपल्स हो गए। अब वो कह रहे हैं 18 के भी मल्टीपल्स निकाल लो। 18 के मल्टीपल क्या होगा भाई, 36, 54। जब हम दोनों की टेबल में गए और दोनों की टेबल में उसने क्या कहा बेटा, सबसे छोटा कॉमन नंबर ढूंढो भाई, दोनों में ढूंढो भाई सबसे छोटा कॉमन नंबर। दिखाई दे रहा है, पहला लीस्ट सबसे छोटा, लीस्ट सबसे छोटा। तो 12 की टेबल में गए तो हमने देखा कि यहां पे भी कौन आया, पहले सबसे छोटा 36, और यहां पे भी कौन आया 36। यानी दोनों की टेबल में जो फर्स्ट कॉमन नंबर होगा बेटे वही क्या कहलाएगा, आपका LCM। तो यानी LCM ऑफ 12 and 18 इज इक्वल टू 36। पहले मतलब समझ लो, अब तक मतलब ही नहीं समझा है, आप पहले मतलब समझ लो इसका। निकालने का मेथड तो अभी जैसे हमने किया वहां से प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहां से भी करेंगे। तो पहले इसका क्या कर लो, अंडरस्टैंड द बेसिक अबाउट द LCM। तो LCM का मतलब क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी भाई जो भी नंबर है उन सब की क्या निकालो, टेबल बनाओ, उन सब की क्या बनाओ, टेबल बनाओ। उस टेबल में ढूंढो पहला कॉमन नंबर, पहला कॉमन नंबर। तो पहला कॉमन नंबर कौन आया, 36। यहां पे भी कौन आया, 36। तो इसका मतलब द LCM ऑफ 12 and 18 इज 36। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM क्या है, फैक्टर नहीं है, मल्टीपल है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यानी उन दोनों की टेबल में या दो से ज्यादा नेचुरल नंबर्स की टेबल में पहला कॉमन नंबर जो सब में हो, हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, LCM बोलेंगे। ये इसका एक्चुअल मीनिंग है LCM का। ठीक है, अब हम इसी को बेटा देखते हैं कि भाई यदि मुझे सेम नंबर का यदि LCM निकालना हो, लेकिन अब हम मेथड कौन सा यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन सभी करे थे ना पीछे, तो हम उसी के थ्रू ये देखेंगे कि यदि मुझे LCM निकालना हो इन दोनों नंबर्स का, तो बेटे LCM निकालने के लिए जो मेथड यूज होगा, ऐसे टेबल बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। तो हमने क्या करना है बेटा, इसलिए हम क्या करेंगे, मेथड सीखेंगे जिसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, LCM का। वो क्या कहता है कि भाई एक काम करो, 12 और 18 के देखो सब कॉमन है, वहां पे भी हम क्या करते थे HCF में, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 की टेबल में गए भाई, 2 की टेबल में क्या बेटा, 2 के 12 के क्या निकालो, प्राइम फैक्टर्स निकालो। 2 6 2 3, तो 3 1। तो इसका मतलब बेटा 12 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3, तो यानी 2 का स्क्वायर into 3। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर 2 into 3। इसका मतलब क्या है, 18, 2 9 जा 3 3
3 1। तो यानी 18 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 18 कैन बी रिटन एज बेटे, ठीक है। पहला काम क्या किया, पहला काम किया कि भाई जो भी नंबर गिवन है उनके क्या करो बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशंस करो। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद क्या करो, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दो भाई, उनको पावर की फॉर्म में लिख दो, रिप्रेजेंट करो, पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। अब उसके बाद क्या करना, अब उसके बाद क्या करना, पहला काम जो भी नंबर है उसमें से बेटा एक काम करेंगे, पहले कॉमन ढूंढेंगे। पहले कॉमन ढूंढो, कॉमन कौन है, 2 भी कॉमन है, यहां पे भी कॉमन, यहां इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। तो इसका मतलब जो भी एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या हो जाएगा बेटे, जो भी कॉमन है यानी 2, वहां पे कौन सी पावर कंसीडर कर रहे थे एचसीएफ में, कौन सी, लिस्ट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हाईएस्ट, क्या करेंगे, हाईएस्ट। तो इसका मतलब 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2। तो हमने क्या कर लिया, 2 की पावर, ठीक है। तो क्या किया, कौन सी पावर कंसीडर करेंगे, हाईएस्ट पावर, कौन सी करेंगे, हाईएस्ट पावर। तो 2 का स्क्वायर। अब देखते हैं 3 3, यहां पे क्या है, 3 की पावर 1। तो क्या कंसीडर करें बेटा, 3 और इसकी हाईएस्ट पावर क्या कंसीडर करेंगे, तो क्या आएगी वैल्यू बेटे, 4 इंटू 9, वैल्यू कितनी आ गई, 36। और अभी हमने पीछे जब निकाला था तो वैल्यू कितनी आ गई थी, 36, ठीक है। तो इसका मतलब एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 कैन बी, क्या होगा भाई, 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 36, इट विल बी 36, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल क्या बेटे, एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। जब हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले 24 के तो हमारे क्या निकले बेटा, 2 2 2 3। कैसे रिप्रेजेंट किया, इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इसके बाद हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, क्या हुआ भाई, 2 2 3 3। कैसे रिप्रेजेंट हुआ, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर, ठीक है। जो भी कॉमन है, जो भी कॉमन है, पहले कॉमन देखो, 2 2, तो कौन सी पावर कंसीडर करनी है, हाईएस्ट। तो हमने क्या करा, 2 की पावर 3, यहां पे क्या किया, 3 की पावर 2, यहां पे 3 की पावर 1, तो कौन सा, this। तो वैल्यू विल बी 72। तो इसका मतलब एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 इज 70। लेकिन बेटा एक चीज और देख लेते हैं अब इसमें, मान लो फॉर एन एग्जांपल, मान लो कोई चीज कॉमन नहीं होती, तो अभी समझ लेते हैं कंसेप्ट, आगे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हम अभी इससे क्या कर समझ लेते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं। अभी तो सर आपने तो कहा क्या जरूरी है कि सारे के सारे कॉमन हो, भाई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो हम एक एज्यूम कर लेते हैं, हम इसी को क्या करते हैं, फर्दर क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। बेटा मान लिया कोई नंबर था x, उसके प्राइम फैक्टर्स निकले 2 की पावर 3 3 इंटू 5, ठीक है, नंबर था x। ऐसे ही एक नंबर आया y, उसके क्या निकले बेटा, 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। यदि मुझे इनका एचसीएफ निकालना होता, यदि मुझे इनका एचसीएफ निकालना होता तो हम एचसीएफ कैसे निकाल लेते बेटे, एचसीएफ ऑफ x कॉमा y कैसे निकालते, एचसीएफ के केस में सिर्फ कॉमन पे ध्यान देंगे, 2 इधर है 2 इधर है, तो क्या निकलता, 2 पावर 3 3 पावर कॉमन कितनी 1, तो कितना हो जाता बेटा 6। लेकिन अब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। अब यदि मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे बेटे, हमने कहा कॉमन ढूंढ लो, पहले क्या ढूंढ लो, कॉमन। कॉमन क्या था भाई, 2 2, हाईएस्ट पावर 3, तो 2 की पावर 3, पहले कॉमन देख, 3 3, तो 3 का मतलब कितना हो गया, कॉमन पावर 1 3, लेकिन हाईएस्ट पावर 3, तो 3 की पावर 3। फिर सर 5 और 7 भी तो हैं, कॉमन तो नहीं है, सोच लो कॉमन है या नहीं है,
पक्का बता दूं? सोच लिया? चल मैं बता देता हूं। देखो भाई, हर एक के मल्टीप्लाई में क्या होता है बेटे? 1 है। कितने मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे 1? बहुत कर सकते हो। तो मैंने मान लिया यहां पे एक 1 है। क्या मैं इस 1 को 7 की पावर 0 नहीं लिख सकता? जो यहां नहीं था, क्या मैं उसको 7 की पावर 0 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 की पावर 0 क्या होता है बेटे? 1। अच्छा, यहां पे 5 नहीं है, लेकिन क्या मैं इस 5 की जगह पे 5 की पावर 0 नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। अच्छा, लिख सकते हैं तो इसका मतलब अब 5 क्या हो गए? कॉमन हो गए, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी आई? 1। तो इसका मतलब मुझे यहां कौन सा कंसीडर भी करना पड़ेगा? 5 की पावर 1। आ गई बात समझ में? बताओ भाई, समझ में आ गया? आ गई बात समझ में बेटे? दिख नहीं रहा था लेकिन था, दिख नहीं रहा था लेकिन था। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? जो कॉमन नहीं है उसको हम दूसरे में क्या कर सकते हैं? उसकी पावर बना सकते हैं। तो 5 था तो हमने 5 की पावर क्या बना दिया? यहां पे 0। यहां 7 नहीं था तो हमने क्या बना दिया? 7 की पावर 0। तो इसका मतलब अब ये कॉमन हो गया, लेकिन कॉमन में हाईएस्ट पावर कितनी आ गई? 1। 7 कॉमन हो गया, अब 7 की पावर कितनी आ गई? तो इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ गया। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? आ गई सबको? फिर बता दूं एलसीएम। चलो एलसीएम फिर से बता देता हूं। देखो एलसीएम के केस में हमने एक चीज देखी कि एलसीएम के केस में बेटे जो भी फैक्टर्स हैं, पहले जो कॉमन फैक्टर्स होंगे याद रखेंगे। पहले कौन से? कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो भी हैं उनकी क्या करनी है? हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी पावर कंसीडर करनी है। कॉमन की क्या कर लो भाई? बड़ी से बड़ी पावर क्या कर लो बेटे? कंसीडर कर लो। फिर क्या करो? जो नहीं है कॉमन उनको वैसा का वैसा कंसीडर कर लो। कॉमन नहीं है तो उसको क्या करो? वैसा का वैसा ही क्या कर दो बेटे? कंसीडर करो और सबको मल्टीप्लाई कर दो। सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अब मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, यदि बेटा ये स्क्वायर भी हो जाता तो हम यहां क्या कर देते? 7 की पावर 2। यदि मान लो यहां पे 7 का स्क्वायर हो जाता तो अब यहां पे हम 7 का क्या कंसीडर करते? 7 का कंसीडर 7 की पावर समझ में आ गया? 7 की पावर 2। तो अब एलसीएम निकल जाएगा किन्हीं भी दो नंबर्स का, किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम निकल जाएगा बेटे। समझ में आ गया बहुत अच्छे से? होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा बेटे। बस अब आपका एक ही काम है, जस्ट डू द प्रैक्टिस। बस एक चीज और सीखेंगे लास्ट में, फिर हम नेक्स्ट सेशंस में बेटे प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की बेस्ड ऑन जो भी हमने सीखा है। बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम देखेंगे बेटा द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। यदि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स आपके पास गिवन है ए एंड बी, दो नंबर्स हैं, एलसीएम कितना है? दो नंबर्स हैं ए एंड बी। यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ के बीच में और उन नंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं। वो कहता है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, यदि इन दोनों का हम क्या करें? प्रोडक्ट निकाल लें, दैट इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। वो कहता है कि मान लो कोई एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, आप पहले क्या निकालो भाई? उनका एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, फिर क्या निकालो? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ये इनका दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। यानी जो दोनों नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बेस पे क्वेश्चंस आप बन जाते हैं, मल्टीपल टाइम्स आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम उसकी नेक्स्ट टाइम क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। इन बिटवीन आप क्या कर सकते हो बेटे? अपनी एनसीईआरटी, अपनी आरडी शर्मा, अपनी और भी कोई भी रेफरेंस बुक है वहां से क्या करेंगे? जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है इसके बेस पे बहुत अच्छे से इनको क्या करो? लर्न करो, अंडरस्टैंड करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस लेक्चर के अंदर हम बहुत सारे क्या करेंगे? प्रैक्टिस करने वाले हैं।
ठीक है, होपफुली आप सबको मजा आया होगा। डेफिनेटली चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम दोबारा से मिलेंगे नेक्स्ट सेम चैप्टर में और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और हम सबका एक ही पर्पस है, क्या? 100 by 100 इन मैथ्स।